Hello everyone, welcome to the FB4I classes, and today we are going to discuss the fundamental unit of life. This is a chapter of life class 9th standard. So everyone, Robert Hooke in 1665 observed something in the bark of the tree. He took out the cork. Cork क्या है? Cork was just a substance from the bark of the tree. उसने उसको निकाला and he took observed that thing into the microscope. और माइक्रोस्कोप से निकालने के बाद ही ऑब्जर्व दैट देयर इज अ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर. हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर से उसने हर एक ब्लॉक को नाम दिया सेल. ठीक है, तो किसने डिस्कवर किया था सेल को 1665 में? रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर तो कर लिया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अब आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं कि हम खुद ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं. तो आपके स्कूल वगैरह के अंदर आई बिलीव कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा लैब में. सो यू कैन ऑब्जर्व अनियन पील. जो अनियन होता है ना, उसके अंदर का हिस्सा होता है, उसके अंदर एक झिल्ली जैसी निकलती है, एक स्मॉल थ्रेड, स्मॉल शीट जैसा निकलता है. ठीक है, उस स्मॉल शीट को अगर आप क्या करोगे, यू जस्ट टुक दैट शीट आउट एंड इमीडिएटली वॉच अंडर द कंटेन ऑफ द ग्लास कंटेनर के अंदर उसको डाल देना है जिसके अंदर वाटर है. ठीक है, वाटर क्या करेगा, उसको सूखने से बचाएगा. हमें प्रिवेंट करना है ताकि वो सूखे नहीं. ठीक है, अब आप उस सॉल्यूशन के अब आप जब उस पील को निकालोगे, अपनी स्लाइड के ऊपर रखोगे, तो उसके ऊपर आपको डालना है सैफरन इन सोल्यूशन. सैफरन इन सोल्यूशन यू हैव टू पुट ऑन द पील ऑफ दैट अनियन. अगर आप उसके ऊपर डालने के बाद देन यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप कि उसके अंदर है क्या चीज़. देन यू विल सी समथिंग लाइक दिस. आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उसमें दिखेगा. Isn't that similar to what Robert Hooke saw? Right? ये सिमिलर है. ठीक है, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट अगर आपके स्कूल में हो सकता है तो डू दैट एक्सपेरिमेंट. दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज दिस इंट्रीग योर क्यूरियोसिटी इनटू यू. नाउ लेट्स प्रोसीड. आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस सेम सेल के ऊपर ही काफ़ी सारी थ्योरीज अपने निकाली, काफ़ी सारी डिस्कवरीज निकाली. And one of the discovery was done by Leeuwenhoek in 1674. Leeuwenhoek ने क्या देखा 1674 के अंदर? What he observed, that he observed under his microscope there was a small cell. कहाँ पे थे वो सेल? Those cell was in the pond water. ठीक है, एक तालाब के पानी के अंदर उसने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी थी. एंड दिस इज वाज द फर्स्ट टाइम जब फ्री लिविंग सेल, एक फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी ल्यूवेनहॉक इन 1674 के अंदर. अब आगे बढ़ते हैं. आगे जाते हैं तो आप देखोगे कि रॉबर्ट ब्राउन वाज अ साइंटिस्ट इन 1831 जिन्होंने क्या दिया था हमें? ही डिस्कवर द न्यूक्लियस. सब लोग सेल की बात कर रहे थे, ल्यूवेनहॉक ने फ्री सेल की बात कर ली इन द पॉन्ड वाटर, एंड रॉबर्ट हुक ने हमको बता दिया कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये है सारे के सारे सेल्स. बट अब वो जो सेल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, दैट वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड समथिंग इनसाइड द सेल. दैट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. एंड उन्होंने क्या बोला कि सेल तो ठीक है, पर ये जो सेल के अंदर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये दिस इज न्यूक्लियस. ही नेम्ड इट एज न्यूक्लियस. ओके, आगे बढ़ते हैं. पर्किंजे ने बोला इन 1839 के अंदर पर्किंजे ने बोला कि देयर इज समथिंग एल्स इन द सेल. कुछ और भी है, सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स इन द सेल. देयर वाज अ जेली लाइक सब्सटेंस एंड कंबाइन दैट जेली लाइक सब्सटेंस, दैट इज द जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म प्लस nucleus. He called it as protoplasm. उसने एक टर्मिनोलॉजी क्वाइन करी, एक थ्रो करा टर्मिनोलॉजी इनटू द साइंटिफिक कम्युनिटी, दैट वाज द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस जिसके अंदर न्यूक्लियस फ्लोट करता है, एंड न्यूक्लियस. ओके, तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज प्रोटोप्लाज्म. नेक्स्ट, स्लाइडर ने बोला इन 1838 एंड श्वान ने बोला इन 1839. दे गेव द सेल थ्योरी. सबसे पहली सेल थ्योरी. सब ने अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें दी, बट दे हैव गिवन द सेल थ्योरी that all the plants and animals are composed of the cell that are the cell of the basic unit of life.
सबने बताया कि सेल क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, देयर इज अ साइटोप्लाज्म एंड दे हैव नेम इज प्रोटोप्लाज्म, सब ठीक है। बट इन दोनों ने बताया कि व्हाट इज अ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी है क्या। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, बी इट प्लांट और बी इट एनिमल, दे ऑल आर मेड ऑफ सेल, सबके सब सेल से बने हुए हैं। दस सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ के तौर पे जाना गया, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम विर्को पे। विर्को ने बोला 1855 के अंदर दैट ही सजेस्टेड कि जो सेल होते हैं ना वो कहीं और से आ नहीं रहे हैं, न्यू सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहे हैं। दैट मीन ऑलरेडी वी हैव सेल्स इन द एनवायरमेंट, इन द ऑन द अर्थ देयर आर ऑलरेडी सेल्स, एंड प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जो दूसरे जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो और बन रहे हैं, ठीक है। तो सबकी अपनी अलग अलग उन्होंने थ्योरीज दी सेल के बारे में। सॉरी। अब हम बात करते हैं सिंगल सेल एज अ होल एनिमल। अभी मैंने बताया, ल्यूवेनॉक ने बोला कि पॉन्ड वाटर के अंदर उसको एक सिंगल सेल मिलता है, दैट इज अ लिविंग सेल, ठीक है। अब उसके ऊपर बात करते हैं आगे। तो सिंगल सेल एज अ होल एनिमल, सिंगल सेल एज अ होल एनिमल के अंदर कौन कौन से सिंगल सेल्स हैं जो हमारे अभी हमने डिस्कवर कर लिए हैं, ढूंढ लिए हैं। दे आर फर्स्ट अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, and these are the single cell. One more is there, euglena. They all are single cell. अब single cell जो होता है वो अपना सारा काम, be it excretion, in taking food and reproduction and growth, they can do everything by themselves, okay. Thus they have called as a single unicellular organisms. They are unicellular organism. Uni means one, cell means one cell, okay. So they are composed of only single cell, and they can do each and every aspect of the life which is required, okay. So here I have put some images of these single cellulars, you can see that. अब हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब सेम टाइप ऑफ सेल्स व्हेन दे स्टार्ट कंबाइनिंग टुगेदर एंड दे स्टार्ट मेकिंग टिश्यूज ऑफ द सेम काइंड एंड दे स्टार्ट वर्किंग एज एन ऑर्गन एंड दिस फाइनली make as a organism. So for example fungus हो गया, plant हो गया, and you can see for example I have given many animals, even we human as we all are multicellular organism. जब similar type of cells एक साथ आते हैं तो they have started making a multicellular organisms, ठीक है। Okay, some organism can also have cells of different kinds. जैसे कि for example we human are not composed of some one kind of cell. अगर मैं बात करूँ फंगस की बात करूँ तो फंगस is also a multicellular organism, but it is made up of one type of cell only, okay. But when we talk about a complex animal like human beings or other animal which you see day to day life, they are not made up of one type of cell, they are made up of multiple kind of cells. For example हमारा जो nervous system है वो nerve cell से बना हुआ है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। and हमारे fat cells ऐसे दिखते हैं and so forth, ठीक है। ये सारे के सारे जो cells होते हैं ना, similar kind of cells they started combining. For example let's take the nerve cell. When nerve cells they started combining, they started creating the tissue, okay, and the same kind of tissue combines and create the organ, and this organ when they start combining they started constituting the organ system, so they have created the nervous system, ठीक है। Similarly different kind of cells started making the similar different kind of tissues and so forth and so on. हमारा digestive system हो गया, nervous system हो गया, skeleton system हो गया. So we are made up of different kind of cells, not just one cell. For example, this is our smooth muscle and these are the blood cells. ठीक है, different kinds of cells से बने हुए होते हैं हम. Okay. और ये जो different shapes होती हैं जो cells की, जो different तरीके से मिलके बन रहे हैं, ये क्यों different हैं? The reason is that the function is also different of the cell. जो nerve cell है that can only work as a receptor of the sensory neurons. Okay, यहाँ पे ये सिर्फ senses को ही recept कर सकता है, accept कर सकता है.
जो ब्लड सेल्स है वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करने के ही काम में आएंगे. सो जिस तरीके का इनका फंक्शन होगा उसी तरीके का इनका शेप भी होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज अमीबा हैव चेंजिंग शेप बट नर्व सेल्स हैव टिपिकल शेप. नर्व, ओके, आपने देखा होगा अमीबा कैन चेंज इट शेप. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फूड एंड अमीबा वॉन्ट्स टू हैव दिस फूड. तो अमीबा क्या करता है, एक सूडो आर्म बना लेता है अपना. दीज आर द सूडो आर्म्स. सूडो आर्म्स बना लेता है वो, और उस जो फूड होता है उसको इनगल्फ कर देता है. हाउएवर अमीबा कैन चेंज द शेप बट नर्व सेल कैन नॉट चेंज इट्स शेप. ओके, जितना एनिमल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतने ही सेल फंक्शनल होते जाएंगे और उतने ही कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल बना किससे होता है और उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है. लेट्स टॉक अबाउट इट. तो यहाँ पे हम 3 मेजर चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. पहली आपके जो सेल के फीचर्स होंगे वो होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, किसी भी सेल, जो भी सेल होता है ना, हर एक सेल के अंदर, बी इट एनी सेल ऑफ एनी शेप, किसी का भी सेल हो, उसकी जो लाइनिंग होती है, आउटर लाइनिंग होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. वो होगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दे बोथ आर सेम, दे आर जस्ट सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. ओके, तो अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की और अगर मैं बात करूं एक बैक्टीरिया की, ठीक है, एनिमल सेल इज अ कॉम्प्लेक्स एनिमल सेल एंड बैक्टीरिया इज अ सिंपल सेल. अगर मैं बात करती हूँ तो दे बोथ हैव सेल मेम्ब्रेन इन इट. ठीक है, इवन द प्लांट सेल इज हैविंग द सेल मेम्ब्रेन. प्लांट the plant cell is also having the cell membrane, but plant के साथ cell wall भी होती है. ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गया और ये सेल वॉल हो गई. ठीक है, बाकी सारे ऑर्गेनल्स प्लांट के सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं. ओके, सो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल and it separate the content of the cell from the outside environment and inside of the cell. अब सेल के अंदर अगर बाउंड्री नहीं होगी तो कुछ भी, जो भी चीज़ है बाहर की, जो विच इज़ वेरी माइन्यूट, इट कैन एंटर ईजिली इनटू द सेल एंड it protect the cell from such kind of transfer of diseases also. And plasma membrane जो होता है, plasma membrane allow and it also permits the material to go out and to come into the cell. For example, oxygen. ठीक है, हम ऑक्सीजन हमारे सेल को चाहिए होता है. द ब्लड सेल विच इज कमिंग इनटू द बॉडी फ्रॉम द वेन्स, फ्रॉम द आर्टरीज, इट विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और वो ऑक्सीजन क्यों कैरी कर रहा है, वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है ताकि हमारे हर एक बॉडी पार्ट के एक एक सेल को वो ऑक्सीजन जाके दे सके. अब वो ऑक्सीजन देगा कैसे, वो ऑक्सीजन देगा इसके थ्रू. ये अलाउ करेगा तभी ऑक्सीजन अंदर जाएगा. ठीक है, ये अलाउ नहीं करेगा तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा. बट the thing is that it will allow. Okay, it also prevent movement of some other materials. The cell membrane therefore is called selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, ये और भी सारी जैसे प्रोटीन, विटामिन हैं और इनके जो जैसे हमारे अमीनो एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, इन सब का ट्रांसफ़र भी अलाउ करता है. बिकॉज इट्स नीड द फूड, cell needs the food, so it allow the transfer of such thing. Thus it is called selectively permeable membrane. कौन कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आगे बढ़ते हैं. अब बात तो हो गई कि अंदर जा रहा है, सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे कैसे सिलेक्शन कर पा रहा है उस चीज़ का, हाउ इट इज सेलेक्टिंग इट, राइट. तो उसके लिए भी तो हमें देखना पड़ेगा कि और एक्सेप्ट कैसे कर रहा है और अवॉइड कैसे कर रहा है चीज़ों को. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस 2 थिंग्स अबाउट इट. फर्स्ट इज डिफ्यूजन. पहला हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के थ्रू भी जो सेल होता है ना, वो इन एंड आउट फ्लो को मेंटेन करता है. कैसे करता है, जैसे कि सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। इस डिफ्यूजन के थ्रू कौन इन एंड आउट कर रहा है, कौन सा एक ऐसा एलिमेंट, कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा पा रहे हैं और आउट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज बाहर आ पा रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नाउ spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to region where its concentration is low। अब diffusion होता क्या है, let's understand diffusion। जैसे कि ये है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड मतलब होता है द ब्लड विच इज द वेन्स विच आर कैरिंग द solution with water, with oxygen, with nutrients, everything, that is a high concentration of solution, ठीक है। अब मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर सेल है, जस्ट इमेजिन ये एक सेल है और इसके बाहर का जो एरिया है, ठीक है, इसका बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है। हाउएवर जब हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर के एरिया की, तो उसके अंदर है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यानी कि क्या चाहिए एक सेल को चाहिए अब ऑक्सीजन, उस सेल को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, जो कि कहाँ है, बाहर के एनवायरनमेंट में, ठीक है। ये बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर ये जो हमारे सोल्यूशन है, अब ये क्या करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, सो इट विल कीप द फ्लो इनसाइड, ये इनको अंदर आने देगा। क्यों आने देगा, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही चीज़ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक बकेट बनाती हूँ एंड और यहाँ पे भी मैं एक और बकेट बनाती हूँ, एंड आई डू कनेक्ट देम लाइक दिस। इसके अंदर पानी आ रहा है, इसके अंदर मैंने फ्लूइड को डाला। अब जैसे ही इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ना, इसके पास ज़्यादा हो जाएगा, द इमीडिएट इफेक्ट इज कि ये यहाँ पे ट्रांसफर करने लगेगा, विच इज़ द लो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दैट इज हाउ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल वर्क इनसाइड द बॉडी ऑफ द सेल, ओके। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हमारा जो फ्लूइड है वो ट्रांसफ़र होता रहेगा, ठीक बात, ओके। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा हो। अब हमने बात कर ली डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन के थ्रू क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ब्लड के सेल के अंदर, तो सेल बाहर की तरफ उसको दे देगा, बाहर के एनवायरनमेंट में दे देगा, जिसको कैच करेगा हमारा ब्लड सेल, ठीक है। और ब्लड सेल खुद क्या ट्रांसफ़र कर देगा अंदर की तरफ, ऑक्सीजन, ठीक है। एंड दिस इज हाउ डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल with the help of semi permeable membrane, that is a plasma membrane, all right। now अब हम पढ़ते हैं osmosis, because osmosis is also one more thing जिसके थ्रू हमारा बाकी की चीज़ों का, जैसे कि फूड, मैंने अभी आपको बताया था अमीनो एसिड, लिपिड्स, इन सब का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या है, दैट प्रोसेस इज ब्यूटिफुल ऑस्मोसिस। तो अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। अच्छा, ऑस्मोसिस की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, कभी कभी आपको ऐसा होता है कि मम्मी ने ज़बरदस्ती आपको भीगे हुए वो किशमिश खिला दिया हो या भीगे हुए मुनक्के खिलाए हो। वो जो भीगे हुए मुनक्के वो रात को तो एकदम पिचके हुए से होते हैं और जो सुबह एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं ना, वो ऑस्मोसिस ही होता है उसके अंदर। चलो बात करते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज अ नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स अ हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन, ठीक है। अब डिफ्यूजन हो रहा है, बात तो वही है, अभी हमने डिफ्यूजन पढ़ा, हो डिफ्यूजन ही रहा है, पर ऑस्मोसिस के अंदर किस चीज़ का डिफ्यूजन हो रहा है, ऑफ वाटर, इसीलिए हमने इसको ऑस्मोसिस बोला है। हो यहाँ पे भी डिफ्यूजन ही रहा है, बट हो किस चीज़ का रहा है, नॉट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
हो यहाँ पे डिफ्यूजन वाटर का रहा है, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज ऑस्मोसिस. सो अगर आपको लगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन इज अकरिंग बिटवीन टू गैसेज, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. However, when we are talking about osmosis, we are talking about the diffusion of water through the semi-permeable membrane. ठीक है. अभी ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, रात को जो आप किशमिश भिगोते हो वो एकदम ड्राई से होते हैं, एकदम छोटे छोटे से होते हैं, बट सुबह उठ के देखते हो तो वो काफ़ी हट्टे कट्टे मोटे से गुब्बारे जैसे फूल जाते हैं, जिसको खाने में बहुत ही जोर आता है. मुझे तो, आप लोगों का पता नहीं मुझे. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि एनिमल सेल के अंदर ये काम कैसे हो रहा है, क्योंकि हमें एनिमल सेल पढ़ रहे हैं ना. तो एनिमल सेल के अंदर बात करें तो यहाँ पे 3 केसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक के बारे में. ठीक है. एक एक करके तीनों के बारे में अपन बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हाइपोटोनिक की. हाइपोटोनिक वही कंडीशन है जो हमारे रेजिन्स के साथ हो रहा है, जो हमारे किशमिश के साथ हो रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेल है, लेट्स जस्ट से कि दिस इज अ ब्लड सेल. ये मेरा ब्लड सेल है, दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल. ठीक है. अब ये रेड ब्लड सेल है, फाइन. इसका ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये. ठीक है. अब यहाँ पे हियर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड. इसके एनवायरनमेंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड है. ठीक है. If the medium surrounding the cell is of higher concentration in water than the cell. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेल तो है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है, पर यहाँ पे लेस वाटर का यहाँ पे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है. किसमें? आपके सेल के अंदर लेस वाटर है. ठीक है. आपके ब्लड सेल के अंदर लेस वाटर है. ठीक है. However, on the outside of the cell, आप जब बात करोगे आउटसाइड ऑफ द सेल के अंदर आपके पास हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है. ठीक है. अब जब इस सोल्यूशन के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ पानी नहीं है. ठीक है. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके अमीनो एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है. ग्लूकोज वगैरह सब कुछ है आपका. इसके साथ में वाटर भी है. बट अगर इन्हीं सब चीज़ों के साथ के अंदर आपके पास हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है इस सोल्यूशन के अंदर, तो वाटर क्या करेगा? वाटर विल गेट इनसाइड द ब्लड सेल. वाटर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो कर जाएगा आपके ब्लड सेल के अंदर, जिसके अंदर आपका ब्लड सेल जो है वो स्वोलन अप हो जाएगा, फूल जाएगा. ठीक है. एंड वन टाइम जब बहुत ज़्यादा ही आपका ब्लड सेल फूल जाएगा, पानी का कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा ब्लड सेल के अंदर, तो इट कैन ऑल्सो बर्स्ट. The semi-permeable membrane can also burst, and that situation is called hypotonic osmosis. Okay. तो बेसिकली हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि आपके ब्लड सेल के अंदर तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, बट आपके एनवायरनमेंट में, उसके सेल के एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है. ओके. अब बाकी सारी चीज़ों के, बाकी सारी सब्सटेंसेस के अलावा जो है वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा? वाटर डेलिबरेटली घुस जाएगा आपके ब्लड सेल के अंदर. ठीक है. और वो उसको कर देगा मोटा सा, आपका सेल स्वॉलन अप हो जाएगा. एंड व्हेन इट गेट स्वॉलन अप इट मे गेट बर्स्ट. वो बर्स्ट भी हो सकता है. एंड ऑल द कंटेंट, ऑल एवरीथिंग, एवरी सेल ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, इवन द न्यूक्लियस कैन रप्चर आउट फ्रॉम द सेल, दे कैन फ्लो आउट फ्रॉम द सेल. ठीक है. दैट इज द सिचुएशन ऑफ हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस. ठीक है. अभी let's just read it out first. Such a solution is known as hypotonic solution. Water molecules are free to pass across the cell membrane. Water molecules are free to pass from the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than it leaves. जितना बाहर जा रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा वाटर हमारे पास अंदर आ रहा है एक सेल के अंदर. ठीक है. यहाँ से बाहर जा तो रहा है वाटर, बट चूँकि बाहर एनवायरनमेंट के अंदर हमारा वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो मोर एंड मोर वाटर आर कमिंग in order to replace the emptiness. ठीक है. The result is that water enters the cell and the likely it will swollen up, and some case it may rupture also. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक
ऑस्मोसिस. आइसोटोनिक ऑस्मोसिस क्या होता है? आइसोटोनिक ऑस्मोसिस इज अ आइडियल सिचुएशन ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है, इसके अंदर आइडल रहता है. आइडल का मतलब क्या होता है कि यही वाली सिचुएशन तो हम चाहते हैं कि यही हो. जितना बाहर जा रहा है ब्लड, जितना बाहर जा रहा है सेल से पानी, उतना ही पानी सेल के अंदर वापस आना चाहिए. तो दैट इज अ रिटेंशन, मतलब दिस इज अ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम तो इक्वल प्रोसेस हो रहा है, जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है. ठीक है. इफ द मीडियम हैज अ एग्जैक्ट सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, जितना सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है ना पानी का, उतना ही आपके सोल्यूशन के अंदर वाटर कंटेंट होना चाहिए. ज़्यादा होगा तो अपन ने देख ही लिया, कम होगा तो वाली भी सिचुएशन देखेंगे. हाउएवर दिस इज अ ब्लड सेल. ठीक है, इसके अंदर जितना वाटर कंटेंट है, इसके अंदर जितना वाटर कंटेंट है उतना ही वाटर कंटेंट आपके सॉल्यूशन के अंदर भी है. तो जितना वाटर आपके सेल के अंदर आ रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उतना ही बाहर जा रहा है. ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली द आइडल सिचुएशन. दिस सिचुएशन इज द आइडल सिचुएशन. ठीक है. अब इसमें क्या होता है? वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट इज गोइंग इन इट इज द सेम एज अमाउंट गोइंग आउट. जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है. सो देयर इज अ ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द वाटर. ठीक है. देयर मतलब कोई भी ज़्यादा या कम का नहीं है, जितना होना चाहिए एप्ट है उतना. एंड सेल विल रिमेन इन द सेम साइज. सेल सेम साइज का रहेगा. हाउएवर देयर इज एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड एक्सचेंज ऑफ कंटेंट एंड मिनरल्स इनटू इट. ठीक है. तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि ऑस्मोसिस की आइडल सिचुएशन क्या रहेगी, देन यू हैव टू से आइसोटोनिक. हाइपोटोनिक के अंदर हमारा सेल जो था वो स्वोलन अप हो गया था, और आइसोटोनिक के अंदर दैट इज द आइडल सिचुएशन. अब हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं जिसके अंदर जो सोल्यूशन है उसका जो वाटर कंटेंट है वो कम है, बट आपके सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है. तो वो कौन सी सिचुएशन होगी? हाइपरटोनिक. वो सिचुएशन होगी आपकी हाइपरटोनिक सिचुएशन. हाइपरटोनिक सिचुएशन के अंदर क्या होता है, एज आई सेड, कि आपके सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, बट आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है. जब आपका बाहर की तरफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, अभी मैंने आपको जब ऑस्मोसिस स्टार्टिंग में समझाया था तो मैंने आपको कहा था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर वाटर ट्रैवल करेगा. ठीक है. तो सिमिलरली जैसे जो हाइपो में हो रहा था ना कि बाहर से वाटर अंदर आ रहा था सेल के अंदर, बट अब यहाँ पे उल्टा होगा, क्योंकि बाहर की तरफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सेल जो है वो अपना वाटर कंटेंट बाहर की तरफ दे देगा, क्योंकि स्टेट जो है ना, जो एनवायरनमेंट है वो उसको करना है अपने आप को इक्वल. अब इक्वल करने के चक्कर में क्या होगा, बेचारा सेल जो होगा वो हो जाएगा अपना वाटर डिप्राइव, श्रिंक कर जाएगा. ठीक है, वाटर डिप्राइव हो जाएगा वो. दैट इज अ होल सिचुएशन ऑफ हाइपरटोनिक. इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, मीनिंग दैट इज वेरी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, मतलब बाकी चीज़ों का तो कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा है. हाउएवर देयर इज अ लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर इनटू द सॉल्यूशन. वाटर की बात करें ना अपन, ऑस्मोसिस के अंदर क्या ट्रांसफर हो रहा है? वाटर ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है. तो द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस. अगेन वाटर crosses a cell membrane in both direction, but this time more water will go out from the cell and enter into the environment, leaves the cell, then it enters. Therefore the cell will shrink, एकदम shrink हो जाएगा, which is also not good. This is not the ideal situation. Which is the ideal situation? Isotonic is the ideal situation. Okay. Okay जी. Now important of diffusion and osmosis. चाहिए क्यों हमें, करना क्यों है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस? हो तो रहा है पर करना क्यों है? करना इसलिए है बिकॉज यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट्स टेंड्स टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. क्योंकि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दे आर कंटिन्यूसली इनटू द वाटर. एंड जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले जो ल्यूवेनहॉक ने जो हमारा सेल ढूंढा था पॉन्ड वाटर के अंदर, वो फ्रेश वाटर में ढूंढा था उन्होंने. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लोग अपना जो प्रोसेस है पानी का, जैसे आप तो पानी पी ले तो गिलास भर के, ठीक है, बट व्हाट अबाउट द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? वो कैसे पानी पियेंगे? दैट इज हाउ दे आर ड्रिंकिंग वाटर, थ्रू ऑस्मोसिस. ठीक है. अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. प्लांट ऑल्सो टेक द वाटर थ्रू रूट्स. कैसे आ रहा है?
कोई सकिंग पंप्स थोड़ी लगे हुए हैं रूट्स के अंदर. दे आर डूइंग विद द ऑस्मोसिस. प्लांट के जो रूट सेल्स होते हैं दे आर डूइंग द ऑस्मोसिस प्रोसेस एंड थ्रू दैट ऑस्मोसिस दे आर गेनिंग द वाटर एंड दस द प्लांट इज हैविंग द वाटर. ठीक है. अब बात करते हैं डिफ्यूजन की. डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज. जैसे मैंने पहले आपको बताया है ना कि हम बात जब भी हमें बात करनी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के ट्रांसफर की, देन वी विल टेक द डिफ्यूजन. ठीक है. तो सेल के अंदर वाटर एंड गैसेस के के अंदर बहुत ज़रूरी होता है सेल की लाइफ को सस्टेन करने के लिए कि उसमें डिफ्यूजन हो. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ है, यहाँ पे मैंने वाटर भी लिखा है. वाटर क्यों लिखा है? क्योंकि ऑस्मोसिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिफ्यूजन, बट इन पर्टिकुलर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर देन वी हैव टू से इट ऑस्मोसिस. ऑलराइट. ठीक है. द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट. तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू ही जो सेल है वो अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन को गेन करता है, अदरवाइज सेल विल डाई. न्यूट्रिशन तो बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेल वॉल. ओके. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लेक्सिबल एंड इट मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज लिपिड एंड प्रोटीन. लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है. मैं अभी आपको लास्ट में एक स्लाइड दिखाऊंगी जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था. आई गेस डिफ्यूजन की स्लाइड में मैंने आपको समझाया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखता है. तो वो आपको जो सिलेंड्रिकल शेप्स दिख रही थी लास्ट के अंदर, एक राउंड शेप्स दिख रही थी, सॉरी, वो सारे के सारे किस चीज़ की बनी हुई होती हैं? दे आर लिपिड एंड प्रोटीन्स. सो लिपिड एंड प्रोटीन्स आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके. We can observe the structure of plasma membrane only through the electronic microscope. Electronic microscope, this is a very advanced discovery. इससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स भी देख सकते हो. However, but आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आप इन्हीं से देख सकते हो because lipid and proteins are very small in size. You cannot see the cell from the naked eyes. How can you see the lipid and proton? The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from the external environment. ये अपन इतनी देर से यही डिस्कस कर रहे हैं. And such process are known as endocytosis. Endocytosis. Amoeba requires its food through the process. एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस है कि सेल मेम्ब्रेन जिस तरीके से फूड इनटेक कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से मटेरियल गेन कर रहा है, प्रोटीन गेन कर रहा है सर्वाइवल के लिए, वाटर हो गया एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हो गई. दैट इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. ठीक है. जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एंडोसाइटोसिस पे ही डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड सो ऑन. सो आज की क्लास में इतना ही बच्चों. नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू फ्रॉम सेल वॉल. ओके. थैंक यू सो मच.